हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पावनी सेठी और अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 9th साइंस के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के पार्ट 2 को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उसका हम एक बार वापस से ओवरव्यू ले लेंगे। तो हमने पढ़ा था कि मैटर होता क्या है, मैटर की क्लासिफिकेशंस क्या है, उसकी फ़िज़िकल नेचर क्या है और हर एक प्रॉपर्टी की हमने एक्टिविटी को भी समझा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो में जाके इस पूरे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद हमने इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस रिस्पेक्टिवली। इसके बाद मैंने जो टॉपिक पढ़ा था वो था चेंज ऑफ स्टेट, कि कैसे हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करेंगे और वो जो हम कन्वर्ट कर रहे होंगे वो कन्वर्जन क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था एक एग्जांपल लेके आपको आइस का। आइस में क्या था कि आइस को अगर आप हीट करोगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और वाटर को अगर आप फिर से हीट करोगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। उस स्टीम को अगर आप वापस से बैक प्रोसेस पे ठंडा करोगे तो वो वापस से लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा और वो वाटर को अगर आप ठंडा करोगे तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि आइस ही बन जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से बदल रहा है, इन प्रोसेस को ही हम समझेंगे। तो इन प्रोसेस को समझने के बहुत सारे मेथड्स हैं। लाइक अगर आप सॉलिड को लिक्विड से बदल रहे हो तो वो प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप लिक्विड को गैस पे बदल रहे हो तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो एक एक करके मैं एक एक मेथड पे डिस्कस करूँगी। इस फिगर को भी हमने अच्छे से समझा था कि किस तरीके से आइस के पार्टिकल्स एक दूसरे से इतना बाउंड होते हैं कि वो मूव नहीं कर पाते और जब हम उनको हीट करते हैं, देखिए यहाँ दिया भी हुआ है कि जब हम इनको इस तरीके से ऐसे हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट होके वो क्या किस में बदल जाते हैं, लिक्विड में। तो हेयर इट इज़ गिवन कि सॉलिड जो है हीट होगा तो लिक्विड में बदलेगा और लिक्विड जब हीट होगी तो वो गैसियस स्टेट में आएगी। तो इस तरीके से अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो मेरा पहला पॉइंट आया वो पॉइंट है मेल्टिंग। मेल्टिंग मेल्टिंग के आगे आप देख रहे हैं लिखा है एक वर्ड फ्यूजन। फ्यूजन से आप क्या समझते हैं? फ्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल अगर वो सॉलिड है, अगर वो सॉलिड पार्टिकल है और हम उसको हीट कर रहे हैं और उसकी हम स्टेट बदल रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो जो प्रोसेस होता है जो सॉलिड को लिक्विड में बदल देता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्यूज़न। अच्छा, अब हमने कहा कि यहाँ पे लिखा है कि व्हेन अ सॉलिड इज़ हीटेड द पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट। जब सॉलिड हम हीट करेंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे वो उसके वाइब्रेट करेंगे और बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में करेंगे कि वो कहीं पे भी फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं। सपोज़ कि आपने आइस ली और आपने आइस को एक फ्लेम पे रख के हीट किया तो क्या होगा कि जो आइस के जो पार्टिकल्स होंगे ना, जो आइस के पार्टिकल्स होंगे वो अपने आप अंदर मूव करने लगेंगे इधर उधर और वो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगेंगे, पिघलने लगेंगे और वो अपनी स्टेट को फिर किस में बदल देंगे, वो अपनी स्टेट को लिक्विड में बदल देंगे। वो अपनी स्टेट को लिक्विड में बदल देंगे मतलब वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा भी है कि when a solid is heated, the particles begin to vibrate with greater speed and begin to move more freely. Then, at a particular temperature, solid melt and changes into liquid. ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग का, ये प्रोसेस ही फ्यूज़न कहलाता है। अब जो नेक्स्ट लाइन लिखी है कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट, ऐसा
वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पोजीशन पे सॉलिड जो है वो अपनी स्टेट को बदल रही है, बदलेगी वो तब जब वो मेल्ट होएगी। तो वो जो मेल्ट हो रही है और अपनी स्टेट को बदल के लिक्विड में जब टर्न कर रही होगी, वो पॉइंट जो होता है वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है? वो पॉइंट आपका कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। वो पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना आइस का, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस को हम कंसिडर क्या करते हैं? केल्विन की, उसमें 273 केल्विन। वैसे तो अप्रॉक्सीमेटली देखें तो बुक्स में लिखा होता है जनरली कि 273.15 केल्विन होता है, लेकिन जब हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं, इसको एक अप्रॉक्सीमेट वे में निकालते हैं, तो हम राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू कितनी देते हैं? 273 केल्विन। अब यहाँ पे एक टर्म आया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न? तो इसको आप एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल ये है कि आपने एक आइस ली और आपने इसको हीट किया, आपने हीट के लिए इसको डाला, ठीक है। जब आपने इसको हीट के लिए डाल दिया तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे वाइब्रेट करेंगे और इधर उधर मूव करेंगे फ्रीली। तो क्या होगा कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका आइस मेल्ट कर लेगा पूरी तरीके से और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो वो जो पॉइंट होगा तो वहाँ पे भी एनर्जी, तो अभी भी हीट एनर्जी ऊपर जा रही है। तो वो एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे बहुत अच्छा कि अगर आप आइस को मेल्ट कर रहे हो हीट करते वक्त, तो उस टाइम पे तब तो टेम्परेचर इसका बढ़ता रहेगा कंटिन्यूसली, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आइस लिक्विड में चेंज हो रही होगी तो टेम्परेचर जो है वो इसका कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वो ना बढ़ेगा और ना घटेगा। उस पॉइंट पे वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ऊपर जा रही है, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी ऊपर जा रही होगी वो कहाँ चली जाएगी? वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना आपकी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जाएगी आइस के पार्टिकल्स में। क्यों? क्योंकि आइस एक सॉलिड है, मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है। तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना आपकी, वो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो क्या करेगी? वो करेगी ये कि वो ब्रेक करने की कोशिश करेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। वो जो पार्टिकल्स एक दूसरे से बाइंड हैं उनको ब्रेक करने की कोशिश करेगी, और वह जब वो एनर्जी ब्रेक कर लेगी तब सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में चेंज हो जाएगा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। और ये जो ब्रेक करने का काम है ना, वही कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यहाँ पे दिया भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called the latent heat of fusion। मतलब वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है 1 किलोग्राम के सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसके मेल्टिंग पॉइंट में, वो प्रोसेस कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो अब अगर मैं देखूं आगे, तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट तो हमने समझ लिया कि मेल्टिंग होता क्या है, कितने टेम्परेचर पे होता है। मेल्टिंग पॉइंट आइस का 0 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में 273 केल्विन है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो वर्ड आया उसको एग्जाम्पल से समझा कि कैसे आइस को हम हीट करेंगे, तो जो एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बचेगी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ जाएगी और उस अमाउंट ऑफ एनर्जी का काम क्या होता है। तो उसका काम होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मैक्सिमम है सॉलिड में, उसको हम ब्रेक कर दें, और जब हम उसको ब्रेक कर देंगे तो वो अपनी स्टेट को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, और ये प्रोसेस ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाता है। सेकेंड जो आया मेरा मेथड, वो आया बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग में ये है कि व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, अब अगर हम किसी लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो भाई उसके पार्टिकल्स जो है वो और फास्टर मूव करेंगे। अरे यार एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल मैंने लिया कि अगर मैंने लिक्विड, अगर मैंने पानी को गर्म किया, ठीक है, देखो इस फिगर में भी देखो कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो पानी को जब मैंने गर्म करने के लिए रखा तो उसके जो धीरे धीरे क्या होगा, उसके वेपर्स जो हैं, जो उसके वेपर्स हैं वो बाहर आने लगेंगे, मतलब कि ये अपना कन्वर्जन कर लेगा लिक्विड से गैस में। तो हेयर इट इज़ रिटन
कि व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल बिगिन टू मूव इवन फास्टर, और तेज़ी से भागेंगे। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ पे लिक्विड जो है वो बॉयल होने लगेगा और अपने आप को गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में बदल लेगा। अच्छा, यहाँ लिखा है कि बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना, मतलब कि बॉइलिंग जो है, कोई भी प्रोसेस को बॉईल करना एक बल्क फिनोमिना है। एक बल्क फिनोमिना का मतलब है कि बल्क फिनोमिना, इस टर्म से आप क्या समझते हैं? इस टर्म से मैं ये समझती हूँ कि कोई ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम पूरे सब्सटेंस का, पूरे ऑब्जेक्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मतलब कि अगर कोई लिक्विड बॉईल हो रहा है तो वो बल्क में, मतलब एक साथ वो पूरे प्रोसेस को लेके चलेगा और एक साथ जितना पानी होगा उसको बॉईल करेगा और एक साथ उसके वेपर्स जो है वो ऊपर आने लगेंगे। अब यहाँ पे जो लाइन लिखी है कि द टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड स्टार्ट कर देता है बॉइलिंग, वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। और जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है, वाटर लिक्विड है इसीलिए वहाँ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की बात की थी तो क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस, क्या होता था 273 केल्विन। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करूँगी तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और उस 100 डिग्री सेल्सियस को मैं 373 केल्विन कह सकती हूँ। अच्छा, क्यों कह सकती हूँ मैं इसको 373 केल्विन? इसको 373 केल्विन मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर 273 केल्विन था तो 100 डिग्री सेल्सियस पे 273 में आप 100 को ऐड कर दोगे, आप 100 को ऐड कर दोगे और ये दे देगा आपको, और ये आपको दे देगा, ये आपको दे देगा जस्ट अ सेकेंड, ये आपको दे देगा 373 केल्विन। ठीक है, तो अब क्या लिखा हुआ है कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, या आप इसको केल्विन में कह सकते हो 373 केल्विन। ब्रैकेट में देखो दिया भी हुआ है कि 273 प्लस 100। अब यहाँ पे भी एक टर्म अराइज हुआ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जैसे बच्चों उधर आपने पढ़ा था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, मतलब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही थी चेंज करने के लिए सॉलिड को लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, वो कहलाती थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सिमिलर वे में अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यहाँ जो लिक्विड को गैस में बदल रही है, वो एक बॉइलिंग पॉइंट के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ये भी यही काम करेगी कि जो थोड़ा इंटरमीडिएट स्पेस लिक्विड में दी हुई है उसको तोड़े, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो मिनिमम है बट इंटरमीडिएट लेवल पे उसको तोड़े और उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया, हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया। इस फिगर से भी आप समझ गए होंगे कि देखो वाटर को हमने हीट पे किया, तो जब मैंने वाटर को हीट किया तो इसके वेपर्स जो है वो बाहर आने लगे, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड जो मेरा आया प्रोसेस वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना। इसमें लिक्विड का कोई रोल नहीं है, नो लिक्विड स्टेट, लिक्विड का जो है आपका ना कोई भी रोल नहीं है। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि द चेंज ऑफ स्टेट विच डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस या फिर फ्रॉम गैस टू सॉलिड, चाहे वो सॉलिड से गैस में आ रही हो चाहे वो गैस से सॉलिड में जा रही हो, इन दोनों ही प्रोसेस को आप सब्लिमेशन कह सकते हो। पर गैस से जब वो सॉलिड में आ रही होगी, जब वो गैस से कोई पार्टिकल अगर सॉलिड में आता है तो उसको सब्लिमेशन तो हम कहते हैं, लेकिन एक और वर्ड होता है हम वो भी कह सकते हैं, वो है डिपोजिशन। डिपोजिशन, गैस का सॉलिड में आना, ये प्रोसेस डिपोजिशन भी कहलाता है। तो अब क्या है, इसमें क्या लिखा है कि इफ़, एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है कि इफ़ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज़ हीटेड
it changes into vapor. If the vapors are cooled, it changes into solid. तो suppose for example मैं ले लेती हूँ कैम्फर को, एक solid कैम्फर, समझते हैं आप, कपूर. अगर आप कपूर को हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसको क्या लिक्विड स्टेट में बदलने की ज़रूरत है? नो, इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट. और वेपर्स को अगर आप ठंडा करने के लिए रख दोगे तो वो वापस से कैम्फर में फॉर्म हो जाएगा, वापस से वो कपूर की एक सॉलिड फॉर्म दे देगा. एग्जाम्पल यहाँ अमोनियम क्लोराइड का भी दिया हुआ है फिगर में. यहाँ पे देखिए, एक चाइना डिश में हमने अमोनियम क्लोराइड को डाला, ठीक है, और एक इन्वर्टेड फनल उसके ऊपर रख दिया. उस इन्वर्टेड फनल के ऊपर आप देख रहे होंगे, फिगर में देखिए ध्यान से, कि यहाँ कॉटन रखा है. इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली कॉटन प्लग कहते हैं. कॉटन प्लग का मतलब क्या है, कॉटन प्लग क्या होती है और इसका क्या रोल होता है, क्यों हमने इस इन्वर्टेड फनल में कॉटन प्लग को रखा. कॉटन प्लग को मैंने इसलिए रखा क्योंकि अगर कॉटन प्लग वहाँ होगा तो उसके जो वेपर्स हैं, जो अमोनियम क्लोराइड हमने यहाँ रखा है, उसकी जो हीट करेंगे तो जो उसके वेपर्स हैं वो बाहर नहीं जा पाएंगे. तो हमें उसको बाहर नहीं लाना है कि वो उसके वेपर्स बाहर निकल जाएं, क्योंकि अगर वेपर्स बाहर निकल गए तो प्रोसेस वहीं ख़त्म हो जाएगा. इसलिए हमने कॉटन वहाँ रख दिया कि जिस जगह से वेपर्स बाहर निकल सकते हैं वो जगह ही हमने बंद कर दी. अब यहाँ पे देखो फिगर में ही दिया हुआ है कि एक बर्नर यहाँ पे यूज़ किया है इन्होंने. चाइना डिश में इन्होंने अमोनियम क्लोराइड रखा और बर्नर से जब बर्न किया और कॉटन का प्लग लगा दिया वहाँ पे, तो हमने देखा कि अमोनियम क्लोराइड के जो वेपर्स हैं वो ऐसे उठने लगे, जो भाप जो है वो ऊपर बनने लगी, पर वो भाप बाहर नहीं आ रही है ड्यू टू दिस कॉटन प्लग. तो मतलब कि यहाँ पे भी कन्वर्जन हुआ एक सॉलिड स्टेट अमोनियम क्लोराइड का, किसमें, वेपर्स में. ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारा वो है कि गैस में प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है. सी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जब आप कोई प्रेशर अप्लाई करते हो गैस पे, है ना, जब जैसे कोई गैस है उस पर आप प्रेशर अप्लाई करे जा रहे हो, तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना आपके बेटा, वो पार्टिकल्स आसपास आने लगते हैं, एक दूसरे के करीब आने लगते हैं. और जब वो करीब आने लगेंगे तो वो अपनी स्टेट को बदल देंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. द सेम थिंग, जिस प्रोसेस को मैंने क्या कहा था कि जब सॉलिड लिक्विड में जाता है वो मेल्टिंग कहलाता है, जब लिक्विड गैस में जाती है तो वो बॉइलिंग कहलाती है, जब लिक्विड वापस से गैस में जाएगा तो क्या कहलाएगा, और जब गैस वापस से सॉलिड में जाएगी तो वो क्या कहलाएगी. तो ये सारे इंटर कन्वर्जन्स हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो. तो अब हम देखते हैं इफेक्ट प्रेशर का क्या पड़ेगा गैस पे. हेयर इट इज़ रिटन कि व्हेन प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड द गैस चेंज इनटू लिक्विड. तो जब हम किसी भी गैस पे, किसी भी उस पर हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल एक दूसरे के आसपास हो जाएंगे और वो अपनी गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में बदल देंगे. कैसे हम गैस को लिक्विफाई कर कैसे सकते हैं, हम गैस को तब लिक्विफाई कर सकते हैं जब हम प्रेशर को अप्लाई करें और टेम्परेचर को क्या कर दें, रिड्यूस करें. मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा और हम प्रेशर को अप्लाई कर रहे होंगे, वहीं पे ही वहाँ पे गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में. Here it is also written कि compressed solid carbon dioxide is called dry ice. If pressure is reduced, it change directly to gas without coming into liquid state. So, solid carbon dioxide is known as dry ice. कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रेशर को कम करेंगे तो वो डायरेक्टली सॉलिड से क्या होगी, गैस में चेंज हो जाएगी. उसमें क्या होगा कि वो लिक्विड स्टेट में आएगी ही नहीं, उसको लिक्विड स्टेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. तो वो प्रोसेस जो होता है ना, वो प्रोसेस ही हमारा कहलाता है कि यहाँ पे प्रेशर का इफ़ेक्ट किस तरीके से गैसेस पे पड़ा. ठीक है, अब
जो टॉपिक आया वो आया कि कैसे हम 3 स्टेट ऑफ मैटर जो हमने अभी पढ़ी लास्ट की सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके इंटर कन्वर्जेंस को देखेंगे। तो देखिए ये फिगर बहुत अच्छी दी है जो पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर रही है कि कैसे सॉलिड से आप लिक्विड में जाओगे वो क्या कहलाएगा, लिक्विड से आप गैस में जाओगे तो क्या कहलाएगा, गैस से आप सॉलिड में जाओगे तो क्या कहलाएगा, वापस से आप गैस से लिक्विड आओगे तो क्या कहलाएगा, लिक्विड से आप सॉलिड जाओगे तो क्या कहलाएगा। तो ये सारा पूरा इंटर कन्वर्जन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इस इंटर कन्वर्जन को हम कैसे समझेंगे, इस इंटर कन्वर्जन को हम ऐसे समझेंगे कि जब सॉलिड ले लो आइस, जब आइस को आपने फ्यूज़ किया तो वो क्या बना, वाटर। जब आइस को आपने फ्यूज़ किया तो क्या बन गया, वाटर। तो मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज हुई और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूज़न। मेल्टिंग भी कह सकते हो आप, फ्यूज़न भी कह सकते हो आप, ठीक है। अब लिक्विड यानी कि वाटर, जब वाटर को आपने हीट किया तो वो क्या बना, गैस। तो क्या बना, गैस। मतलब एक गैस के फॉर्म में उसके क्या फॉर्मेशन हुए, वेपर्स फॉर्म हुए। उसके फॉर्मेशन किसका हुआ, वेपर्स का हुआ, ठीक। तो सॉलिड टू लिक्विड गए, मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस आए, वेपर्स, वेपराइजेशन। सॉलिड टू लिक्विड को फ्यूज़न भी कह सकते हो, लिक्विड से गैस को बॉइलिंग भी कह सकते हो, वेपराइजेशन भी कह सकते हो। जब आप गैस से सॉलिड जाओगे या आप सॉलिड से गैस आओगे, वो दोनों ही प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाते हैं। पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप सॉलिड से गैस जा रहे हो तो सब्लिमेशन ठीक है, वेरी गुड। बट अगर आप गैस से सॉलिड जा रहे हो तो ये प्रोसेस दो तरीके से कहलाता है। इसे आप सब्लिमेशन भी कह सकते हो और इसे एक टर्म जो आया था आपका डिपोजिशन, इसे आप वो भी कह सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़े कि जब आप वापस से गैस में लिक्विड में आओगे तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा कंडेंसेशन। यहाँ एक टर्म दिया है, जब हम स्टेट बदलेंगे गैस की लिक्विड में वो प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। और जब हम लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे, मतलब हम वाटर को आइस बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो प्रोसेस कहलाएगा सॉलिडिफिकेशन। वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, सॉलिडिफिकेशन। तो यहाँ से आपको इंटर कन्वर्जेंस आई गेस सारे समझ में आ गए होंगे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, और फिर से गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, और या फिर गैस से सॉलिड। तो ये इंटर कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए कि आप इस स्टेट से इस स्टेट में जा रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इस स्टेट से इसमें जा रहे हैं तो ये क्या कहलाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट आती हूँ, जो टॉपिक है आपका वो है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन मतलब कि आप लिक्विड में से लिक्विड स्टेट से चेंज हो रहे हैं वेपर में एक टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब आप अपने बॉइलिंग पॉइंट तक अभी रीच कर ही नहीं पाए हैं, आप अभी लिक्विड स्टेट में ही हैं और आप अभी बॉइलिंग पॉइंट तक रीच नहीं कर पाए हैं। उससे पहले ही वहाँ कन्वर्जन अगर हो रहा है, उससे पहले ही अगर वो अपनी स्टेट को बदल रहा है तो वो क्या कहलाएगा प्रोसेस, वो कहलाएगा आपका इवापोरेशन। वो क्या कहलाएगा, इवापोरेशन। यहाँ पे देखो दिया भी हुआ है आगे कि इवापोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना। इस टर्म से आप क्या समझते हैं, सरफेस फिनोमिना। इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना क्यों कहलाता है, इसलिए कहलाता है क्योंकि होता क्या है ना कि इवापोरेशन के टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाई होती है, इस वजह से वो डिसिपिटेट कर जाती है। और जब वो डिसिपिटेट कर जाती है एयर में हमारे टॉप मोस्ट लेयर पे, तो वो फिनोमिना जो होता है वो सरफेस पे हो जाता है। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पूरा सरफेस फिनोमिना। यहाँ पे देखो आगे लिखा भी है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना सरफेस पे, वो एनर्जी गेन करने लगते हैं टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंजेस टू वेपर स्टेट। तो जो पार्टिकल्स हैं वो इतनी ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं भाई कि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होने लगता है, वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने लगते हैं। इन्होंने क्या सिंपल सा चीज़ बनाई है कि जो अगर हम लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में बदल रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट से वो पहले बदल रहा है, वो प्रोसेस कहलाता है इवापोरेशन। इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। क्यों है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने आप में ही मॉलिक्यूल्स को डिसिपिटेट कर देता है, और इतनी ज़्यादा एनर्जी वो गेन करता है कि जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक साथ बाइंड है, वो कम होने लगता है, ओवरकम होने लगता है, और
और अपनी स्टेट को वेपर स्टेट में बदल देता है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कितने फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को। तो पहला जो दिया है कि इवापोरेशन जो है वो डिपेंड करता है आपका सरफेस एरिया पे भी, टेम्परेचर पे भी, ह्यूमिडिटी पे भी और विंड स्पीड पे भी। एक एक करके इनके कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे कि हमने कहा कि अगर सरफेस एरिया किसी का भी बढ़ रहा है, अगर सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा जो है रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगा। ठीक, फिर हमने कहा कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा उतना ज़्यादा भी रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, मतलब क्या है, आप ऊपर जा रहे हैं अपने टेरेस पे आप कपड़े सुखाने, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो वहाँ क्या होगा, जब गर्मी होती है, धूप निकलती है, टेम्परेचर राइज होता है, तो इंक्रीमेंट अगर टेम्परेचर में हुआ तो अपने आप इवापोरेशन जो होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन वो बढ़ेगा और कपड़े जो हैं वो आपके जल्दी सूख जाएंगे। तो ये इसी की वजह से है। फिर थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर आप ह्यूमिडिटी में इंक्रीज़ ला रहे हैं तो वो जो है वो रेट ऑफ इवापोरेशन को डिक्रीज़ कर देगी, मतलब कम कर देगी। ह्यूमिडिटी से आप क्या समझते हैं? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। अगर ह्यूमिडिटी को हम डिफ़ाइन करें तो हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि वो एक अमाउंट होता है वाटर वेपर का जो एयर में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली मतलब कहने का ये है बच्चों कि अमाउंट जो वाटर वेपर्स का होता है जो एयर में प्रेजेंट होता है, यानी हवा में जो नमी होती है उसकी वजह से अगर हम देखें तो सपोज़ करो कि आपने एक बीकर लिया, ठीक है, उसमें आपने 1 लीटर पानी मिलाया, ठीक है। अब वो बीकर 1 लीटर का पानी ही कंटेन कर सकता है, लेकिन आप क्या है, आप लगे पड़े हैं कि हम भैया इसमें 2 लीटर पानी डालेंगे, तो क्या डाल पाओगे? नहीं डाल पाओगे ना। तो क्यों नहीं डाल पाओगे? डाल इसलिए नहीं पाओगे क्योंकि उसमें अगर आप डालने की ज़्यादा कोशिश करोगे तो वो वाटर जो है ओवरफ्लो करने लगेगा और आप उसको नहीं डाल सकते। तो जो ह्यूमिडिटी है अगर वो बढ़ रही है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो वहाँ रेट ऑफ इवापोरेशन जो है आपका वो नहीं होगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। अगर जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ रही है, जैसे जैसे हवा जो है वो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। मतलब द सेम एग्जांपल जो मैंने पहले लिया था कि टेरेस पे अगर आप कपड़े सुखाते हैं, अगर हवा बहुत तेज़ चल रही होगी या टेम्परेचर बहुत तेज़ होगा तो दोनों ही केसेस में क्या होता है, कपड़े आपके जल्दी सूख जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, ये डिस्क्राइब भी आपको अच्छे से कर रही है, इसको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो फिगर है ये यही हमें बता रही है कि इवापोरेशन जब हो रहा है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में तो किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे देखो सब रिलीज़ जो हो रहे हैं स्टेट्स, वो कैसे हम पार्टिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट फिगर से आप अच्छे से समझेंगे। ये जब अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ 3 एनर्जीज़ की बात की गई है। पहली हाई एनर्जी, दूसरी मीडियम एनर्जी और तीसरी जो है वो है लोअर एनर्जी। हाई एनर्जी जो इवापोरेट होके क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। हाई एनर्जी जो इवापोरेट होके ये आपकी ऊपर जा रही है, ये है हाई एनर्जी। और मीडियम एनर्जी विच पुल्ड बैक इनटू वाटर, जो देखो ऊपर तो जा रही है मगर फिर से वापस नीचे की ओर खिंच रही है। दिस इज नोन टू बी एज पुल्ड बैक इनटू एयर, मीडियम एनर्जी। एंड द थर्ड वन इज लोअर एनर्जी, जो लिक्विड से बाहर ही नहीं निकल रही है, वो अंदर ही लिक्विड के बैठी हुई है, दैट इज नोन टू बी एज लोअर एनर्जी। ठीक है, फिर हमने कहा कि अब जो सी पॉइंट है, अभी हमने सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा इवापोरेशन होता क्या है, जो फैक्टर्स इवापोरेशन को अफेक्ट करते हो। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे इवापोरेशन कॉज करता है कूलिंग को। मेरे हिसाब से ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको हम समझेंगे कि इवापोरेशन जो है वो कूलिंग कैसे कॉज करता है कूलिंग को। तो ऐसा होता है कि जब हम इवापोरेशन करते हैं, जो प्रोसेस है इवापोरेशन का, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अपनी एनर्जी को हम लूज करते हैं और उसको एक स्टेट से लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज करते हैं। यहाँ क्या होता है कि
वो कूलिंग कैसे कॉज करेगा, वो कूलिंग कॉज ऐसे करेगा कि वो अपनी जो एनर्जी उसने लूज़ की थी ना, वो उसको वापस से रीगेन कर लेगा। कैसे, देखो, व्हेन अ लिक्विड इवापोरेट द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड इवापोरेट, सो सराउंडिंग बिकम कोल्ड। क्या होता है कि जब लिक्विड इवेपोरेट होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना लिक्विड के, वो हीट को अब्जॉर्ब करने लगते हैं आसपास से, और वो धीरे 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 इवेपोरेट होने लगते हैं। तो जो हमारी आसपास की सराउंडिंग होती है वो ठंडी हो जाती है, तो मतलब वहाँ कूलिंग जो है वो आने लगती है। अच्छा, एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है कि पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर अब्जॉर्ब्स हीट मेक्स द हॉट सरफेस कूल। कि लोग अपनी छतों में या किसी भी ओपन ग्राउंड में पानी क्यों डालते हैं? क्या रीज़न है कि वो पानी डालेंगे तो वहाँ क्या होगा कि हॉट, अगर एटमॉस्फेयर हॉट है, अगर हमें वहाँ गर्म लग रहा है, हमें ठंडा कैसे लगने लगता है? तो पानी वो इसीलिए डालते हैं क्योंकि पानी जो है ना वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है, और जब वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा इवापोरेशन के मेथड से, तो हमारी जो हॉट सरफेस है वो कूल हो जाएगी और हमको वहाँ पे अपनी सराउंडिंग में कूल लगने लगेगा। सेकंड एग्जाम्पल दिया है आपको बहुत ही अच्छा कि समर्स में हम इतना ज़्यादा स्वेट करते हैं इवापोरेशन की वजह से। तो क्योंकि हम इतना स्वेट करते हैं, हमारी बॉडी इतना स्वेट करती है, तो इसी वजह से स्वेट क्या होता है, पसीना वो क्या कर लेता है, हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर वो हमारी बॉडी की हीट को जो अब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारी बॉडी क्या है, अंदर से हमको कूल लगने लगेगा, हमको ठंडापन महसूस होगा। अच्छा, अब आप एक एग्जांपल और देखिए कि समर में आप कॉटन ही क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? आप कोई और सिंथेटिक या वो प्रेफर क्यों नहीं करते ओवर कॉटन क्लोथ्स? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कॉटन जो है ना वो आपके पसीने को बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब करता है, और जितना जल्दी पसीना आपका इवापोरेट होगा वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा। हीट को अब्जॉर्ब करने पे हमारी बॉडी से जो हॉट हमको फील हो रहा होगा वो कूल फील होने लगेगा। यहाँ देखिए जो फिगर दी हुई है वो बहुत ही अच्छी दी हुई है विद एन एग्जाम्पल कि कैसे एक इवापोरेटिव कूलिंग वर्क करती है। तो मैं एक फ़िगर लेती हूँ और इस फिगर के थ्रू आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से इवापोरेशन कॉज कर रहा है कूलिंग को। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि हाउ इवापोरेटिव कूलिंग वर्क। तो बेसिकली होता क्या है ना बच्चों कि इवापोरेटिव कूलिंग से आप क्या समझते हैं? इवापोरेटिव कूलिंग एक बेसिक इवापोरेटिव प्रोसेस ही कहलाता है। इसका जो काम होता है वो होता है कि हम टेम्परेचर को लो करें, लोअर द टेम्परेचर ऑफ एयर। अगर हम एयर के टेम्परेचर को कम करेंगे तो हमको वहाँ पे कूलिंग दिखेगी। इन जनरल अगर आप इस फिगर में देखें तो क्या है कि ये एक कूलर की मशीन का पार्ट है। इस मशीन के पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं? इस मशीन के पार्ट में फ़ैन भी है, इस मशीन के पार्ट में एक थिक पैड है, जो ये कूलर का पैड है इसको हम थिक पैड के नाम से दे रहे हैं। वाटर रिजर्वॉयर, जहाँ से वाटर हम उसमें डालते हैं और उसके इवापोरेशन का प्रोसेस जब चलता है और फिर वो कूलिंग देता है। और कुछ एडिशनल कंट्रोल्स हैं जिसकी वजह से हमको एक फ़ाइन रिज़ल्ट मिलता है कूलिंग का। अच्छा, अब जो फ़ैन यहाँ पे है ना वो ड्राई है और हॉट एयर हमको देगा मशीन में। वो तो हमको मशीन में क्या दे रहा है, गर्म हवा पास कर रहा है। पर और कूलर पैड्स के आसपास भी जो है हमको वहाँ से गर्म हवा ही आएगी। तो अक्सर ऐसा होता है, हम घरों में देखते हैं कि हम अपने कूलर में बार बार मतलब हर रोज़ हम पानी डालते हैं। तो हम क्यों डालते हैं? द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ इवापोरेशन ओनली। क्यों? क्योंकि हमको वहाँ पे कूलिंग लानी होती है कि वहाँ से गर्म हवा जो है वो चली जाए और हमको ठंडी हवा आने लगे। तो हम करते क्या है कि ये जो थिक पैड्स होते हैं ना उनको कूलर के अब्जॉर्ब कर लेगा। तो कूलर जो है उनको अब्जॉर्ब करने लगेगा वाटर को। कहाँ से? रिजर्वॉयर से। तो इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिनकी वजह से इनका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे हॉट एयर हमारी क्रॉस कर देगी उस थिक कूलर के पैड को, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इवापोरेट होंगे, और इवापोरेट होके वो क्या करेंगे, ये देखो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर बने हैं ना आपके, ये इवापोरेट होंगे और ये हमारे टेम्परेचर को जो है वो लोअर कर देंगे। जैसे ही हमारा टेम्परेचर लो हुआ,
वैसे ही हमारा फ़ैन जब ब्लो करेगा तो वो क्या पास करेगा, वो 18 से 25 डिग्री सेल्सियस पे हमको कूल एयर देगा, कूलर की। तो वहाँ से हमको अब कूलिंग का महसूस होने लगेगा, फील होने लगेगा, और वार्म एयर जो होगी वो चली जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो होता है, ये प्रोसेस आपका कहलाता है इवापोरेटिव कूलिंग। तो आज की टॉपिक में आज हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी से कवर कर लिए हैं, जिसमें आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा कि चेंज ऑफ स्टेट से उसके मेथड्स पढ़े। पहला मेल्टिंग, दूसरा बॉइलिंग और उसको समझा, फिर सब्लिमेशन जहाँ डायरेक्ट कन्वर्जन होता है सॉलिड का गैस में, गैस का सॉलिड में, लिक्विड स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है विद एन एक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड। फिर क्या प्रेशर पे इफ़ेक्ट पड़ता है गैस का वो पढ़ा। इंटर कन्वर्जन्स जो तीनों स्टेट के, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो ये पूरे कन्वर्जन्स हमने जाने। इवापोरेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, उसके फैक्टर्स कितने इफेक्ट पड़ते हैं। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा, और अगर विंड की स्पीड बढ़ेगी तो भी रेट ऑफ इवापोरेशन जो है आपका बढ़ेगा। फिर हमने क्या पढ़ा कि इवापोरेशन किस तरीके से कूलिंग को कॉज करता है। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो कंप्लीट हुआ। दोनों पार्ट्स में आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको समझ में आए और अच्छा लगे तो अपना व्यू प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वेट फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।